तो देखो आज से जो हम लोग लास्ट पढ़ के निकले थे ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस एक दो कर लेंगे और फिर हम लोग है ना आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे। तो देखो जो भी इसका एग्जांपल आप याद यूज करेंगे ना, उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का रिलेशन किस तरह से डिफाइन करता है। अभी देखो जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये एक क्वेश्चन है, बोला टू फोर्सेस P एंड Q आर इन द रेशियो P/Q इज 1:2। तुमसे बोला गया कि देखिए भाई हम लोगों के पास जो है वो दो फोर्स है, फोर्स P और Q का जो रेशियो है वो 1:2 है। तुम यहां से ये बोल सकता है कि अगर P का मैग्नीट्यूड हम x लिखेंगे तो हम Q का मैग्नीट्यूड 2x लिखेंगे। ये आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हैं। लिखा इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एन एंगल tan इनवर्स √3/2 टू वेक्टर P, देन एंगल बिटवीन P एंड Q इज। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले ये देखो, मान लो ये हम लोगों के पास P वेक्टर है, ये वेक्टर हम लोगों के पास Q वेक्टर है। तो ऑब्वियसली P और Q को लेके आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, पैरेललोग्राम का एक रिजल्टेंट आप ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट है वो P वेक्टर के साथ एंगल बनाया, मान लो ये अल्फा है। तो क्या आपको याद है हम लोग पढ़े थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। बोलो पढ़े हैं? यस सर। बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन है, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन है कि P के साथ एंगल दिया है, इसलिए P यहाँ अकेले हो गया, P यहाँ अकेले हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, जब tan अल्फा tan इनवर्स इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा है, लिखा क्या है, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू √3/2। तो क्या हम इसको मान लीजिए अल्फा लेते हैं, तो क्या हम लोग tan अल्फा के जगह पे √3/2 लिख सकते हैं? तो अभी आपके पास वैल्यू हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, कोई स्टूडेंट है ना कुछ चैट सेक्शन में सेंड किए हैं, क्या डाउट था जी, क्या भेजे थे अभी? चलो ठीक, तो देखिए Q यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा, क्या बोले सर √3/2 तो tan इनवर्स का वैल्यू है ना। हाँ, तो अगर आप इसको अल्फा लेते हैं ना तो tan उधर जाके अल्फा से मल्टीप्लाई, ये इनवर्स है ना तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो tan अल्फा इज √3/2 बच जाता। ओके यस सर। समझे जी? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग के पास आया √3/2। अब यहाँ पे देखना, हम थोड़ा डाटा पे चलते हैं कि डाटा कैसे दिया है। क्या हम Q को क्वेश्चन के हिसाब से जरा 2x। देखो, Q को 2x और P को x लिख सकते हैं? यस सर। तो Q को लिख दिए 2x, आगे है साइन थीटा और नीचे P के जगह पे x प्लस 2x कॉस थीटा, ऊपर नीचे x कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया हम लोगों का 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब आप क्या करें, यहां से एक सिंपल सा कैलकुलेशन प्रोसेस करें, तो अभी आपके पास कितना है, √3/2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस थीटा। आप क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, √3 प्लस 2√3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 4 साइन थीटा। क्या आप इसको सॉल्व करके यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे? तो जो आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे दैट इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? ये तुम्हारा आंसर सॉल्व आता कर है। दीजिएगा ना सर, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक बनने ही नहीं है सर हम लोग। ये एंगल नहीं निकल रहा है सर, ये दोनों साइन कॉस सर अभी तक इक्वेट नहीं किए हैं।
आपको है ना इसको सॉल्व करना चाहिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √3 इन सब का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसको एंगल में एडजस्ट करना पड़ेगा और ये वैल्यू आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बस इसको थोड़ा एडजस्ट कर, अच्छा चलो क्या बोल, 4 sin थीटा -2√3 cos थीटा, सही है। अभी जरा गौर करना, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर रहे हैं, √3/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया sin थीटा -√3/2 cos थीटा। सही है। अब आपको इसको है ना Yes, sir. आगे की तरफ ब्रेक करके 1/√2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, तो ये आप है ना मैथमेटिकली देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा, तब आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। फिजिक्स जो था मेरे पास सामने है, कहीं कोई दिक्कत समझने में? फिजिक्स का No, sir. कहीं कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन तो आपको करना है ना, अब ये और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत ये सब समझने में, पैरेललोग्राम ये सब? No, sir. नो सर। तो देखो, न्यूमेरिकल का मतलब आपके सामने यही होगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा और उसको फिर आपको है ना प्रोसेस में सॉल्व करके चलना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम का पहला क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में नहीं रहेंगे ज्यादा देर, फटाफट करेंगे। अगला है फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन बॉडी। 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का दो फोर्स बॉडी पे काम कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन क्लियरली? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ 2? अब देखो, 6 न्यूटन का और 4 न्यूटन का दो फोर्स है, बताओ इसका मैक्सिमम 10 न्यूटन और मिनिमम 2 न्यूटन होगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैक्सिमम 10 न्यूटन और मिनिमम 2 न्यूटन के बीच आप कोई भी वैल्यू लिखिएगा तो वो सब पॉसिबल है ना? यस सर। ठीक है, तो बताओ जरा इसमें से कौन पॉसिबल है कौन नहीं है। फर्स्ट Sir, वाला B. बोलो, B, C, D. B, फर्स्ट वाला C. पॉसिबल है या नहीं? No, sir. यस सेकंड वाला? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये? No, sir. अगला? Yes, sir. ये? No, sir. ये हो सकता है। क्या Yes. समझ में आया? तो ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कोई भी वैल्यू पॉसिबल। अगला क्वेश्चन, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करते जाएंगे। कोई भी डाउट होगा बात करेंगे, कोई भी डाउट होगा बात करेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 4√2 सॉरी makes 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स एंड नाउ इट मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देन एंगल बिटवीन दोज टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल चाहिए। जरा देखना ध्यान से, मान लो हम इसको नाम दे देते हैं P वेक्टर और इसको नाम दे देते हैं Q वेक्टर, तो बताओ ये 90 डिग्री एंगल किसके Sir, साथ? 4√3 Newton. ना हड़बड़ाओ मत, हम लोग को तो एंगल चाहिए ना, एंगल बिटवीन फोर्सेस चाहिए। हमको ये बताओ ये 90 डिग्री एंगल किसके बीच का है? क्वेश्चन पढ़ लो सबको, हमको बताओ एंगल 90 डिग्री किसके बीच है? 4√2 के बीच। अरे बोलो बोलो। Rectangle है. हाँ, रिजल्टेंट एंड ई, रिजल्टेंट एंड स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स कौन है, P है कि Q है? P है। P 4 न्यूटन है, Q 4√2 न्यूटन है, तो किसके साथ है? बोला है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। मान लो ये P वेक्टर है और क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजल्टेंट इस P के साथ 90 बनाना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट इस P के साथ 90 बनाना चाहिए। तो कोई है तैयार बताने के लिए कि Q वेक्टर किधर होगा? Q वेक्टर किधर होगा? रिजल्टेंट के लेफ्ट में होगा या रिजल्टेंट के राइट में? Left में. सब कोई समझ रहे हैं? रिजल्टेंट के लेफ्ट में होगा Q वेक्टर, रिजल्टेंट के लेफ्ट में होगा, रिजल्टेंट के लेफ्ट में होगा हम लोगों का Q वेक्टर। सर ऐसा कैसे पता चला? अरे भाई तब ना Q और P को लेके ऐसे बनाएंगे तो हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा और उस पैरेललोग्राम के डायगोनल प्यार होगा। क्या समझा? Yes. फिर से क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है P पे,
तो इसके हिसाब से ये फिगर बना। जब ये फिगर बना तो याद रखना कि Q जो होगा वो हमारे रिजल्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, रिजल्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तब जाके इस Q को, अच्छा हम पहले गलत, थोड़ा गलत इधर में कर सकते हैं। मान लीजिए P इधर बना दिए और कोई बोला कि सर Q इधर है, तो देखो P और Q अगर तुम ऐसे बनाया तो तुम चाह के भी रिजल्टेंट को P पे परपेंडिकुलर नहीं बना पाएगा। रिजल्टेंट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर ऑन P, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आप क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजल्टेंट P पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो P वेक्टर के ऊपर 90 होना चाहिए, तो याद रखना कि P और Q, वर्ड सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, P और Q के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा और R और P के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब सुनिए, क्या हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा? बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन के हिसाब से चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्या आपका अल्फा 90 है? क्योंकि अल्फा तो होता है R और P वेक्टर के बीच का एंगल। तो अल्फा अगर 90 है तो क्या मेरा tan 90 का कोई वैल्यू हमको बता रहा है? tan 90 का वैल्यू बोलो। नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा लिख रहे हैं, ये नॉट डिफाइंड होना चाहिए। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए कि कोई रेशियो वाला ऐसा चीज, जैसे ये दिया है कि Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड कब आ सकता है? कौन से केस में ये नॉट डिफाइंड आ सकता है? जब एंगल 180 डिग्री हो। दिस इज पॉसिबल, ये तभी हो सकता है नॉट डिफाइंड, ये तभी आ सकता है जब नीचे वाला डिनोमिनेटर P प्लस Q का cos थीटा ये आ जाए 0। अगर आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करते तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता। बोलो समझा? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि Q cos थीटा इज इक्वल्स टू P, उधर चला गया तो माइनस P, या फिर आप लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P बाई Q। cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P बाई Q। अब देखो जी, हम तो बोलेंगे कि अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, P का मैग्नीट्यूड 4 है और Q का मैग्नीट्यूड 4√2 है, तो ये कट के आ गया -1/√2। कोई हमको बताएगा? देखते हैं कि आप 10 में क्या पढ़े हैं कि cos थीटा -1/√2 किस एंगल पे होता है? cos थीटा -1/√2 किस एंगल पे होता है? देखो, हमको ये सब पता करना होगा, क्योंकि हम आपको बोले ना वेक्टर के बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, तो हमको पता 45. हाँ कितना? कितने एंगल पे cos -1/√2? माइनस नहीं पढ़े हैं सर, केवल 90 डिग्री तक जानते हैं। अच्छा, तो आप हमको बता दिए कि सर हमको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है ना बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाइएगा, क्योंकि हम लोग को यही सब चेक करना पड़ता। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आगे। अभी सोचो, अगर 90 डिग्री तक ही काम हो जाता तो आखिर तुम्हारे इस न्यूमेरिकल में ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपको ये आना चाहिए था। cos 135 का वैल्यू है ना -1/√2 होता है, तो आपके थीटा का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। क्या ये जो थीटा आया है, आपके नियम कानून से आप इस फिगर को देखिए, क्या वो थीटा 90 से बड़ा आना भी तो चाहिए था ना? यस सर। ठीक है, तो हर चीज को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को 5 स्टार कैटेगरी में रखना भाई, इस क्वेश्चन को 5 स्टार कैटेगरी में रखना। ये जनरल क्वेश्चन में काउंट ही नहीं करना, इसको 5 स्टार कैटेगरी में रखना।
बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। सर क्या क्या अच्छा है? एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर। तो सर अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो फिगर में आप इस चीज को कभी भूलिएगा मत, फिगर ऐसे बनना है, ठीक है। अगर फिगर ऐसे बनना है, अल्फा का वैल्यू 90 होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर का टर्म 0 हो जाए। जैसे ही आप डिनोमिनेटर का टर्म 0 कीजिएगा अपने आप आपको एंगल मिल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट तो आज के बाद है ना ये एंगल याद ही रखता है। हम बोले ना ये इतना फेमस क्वेश्चन है ना, बहुत जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा तुमको। तो सीधा याद रखना cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस छोटा वेक्टर बाई बड़ा वेक्टर। क्या बोले? cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस छोटा वेक्टर बाई बड़ा वेक्टर। लेकिन ये छोटा वेक्टर बाई बड़ा वेक्टर तभी लगाना जब पता हो कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है पी पे, ठीक है, रिजल्टेंट किस पे परपेंडिकुलर है? पी पे, तो याद रखना कि cos थीटा होगा माइनस पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड। बस यही आंसर। आप इतना याद रखिए ना, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन से बच जाइएगा कि अगर रिजल्टेंट पी पे परपेंडिकुलर है तो cos थीटा माइनस पी बाई क्यू होगा। अगर रिजल्टेंट क्यू पे परपेंडिकुलर होता तो cos थीटा होता माइनस क्यू बाई पी। क्या समझे? बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, तो चलिए भाई ये तुम्हारे पास एक इलस्ट्रेशन था, एग्जाम्पल था। 2 एग्जाम्पल अभी तक हम लोग कर लिए। न्यूमेरिकल का मतलब फिजिक्स में यही होता है, हम आपको कुछ कुछ बनाते जाएंगे, कुछ आपके लिए छोड़ते जाएंगे, आपको करना पड़ जाएगा। अभी देखिए क्या लिखा है। 2 वेक्टर मान लो भाई, एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर है, फिगर भी आपके पास है। अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एज शोन इन फिगर। Which of the following option have correct relation? इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? क्या आपको वहां बना फिगर हम और बड़ा करके दिखा देते हैं। बी केयरफुल, हम बहुत कुछ बनाएंगे। यहाँ पे पी वेक्टर है, यहाँ क्यू वेक्टर है, देखना ध्यान से। ये डॉटेड लाइन आगे बढ़ा, ये डॉटेड लाइन यहाँ आगे आगे बढ़ा। ये तुम्हारे पास आर वेक्टर है और ये तुम्हारे पास एक एस वेक्टर। क्या आपको ट्रायंगल लॉ याद है? क्या आपको पैरेललोग्राम लॉ याद है? सारा लॉज याद है आपको? यस सर। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोलिए हमको समझ के बताइए, क्या ए ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है? Q इज इक्वल टू आर प्लस एस। Q, R और S 3 वेक्टर चुन लो। Q, R एंड S 3 वेक्टर चुन लो। क्या आपको लगता है कि Q वेक्टर और R वेक्टर और S वेक्टर आपस में ऐसे रिलेटेड है? चलिए हम आपको समझाते हैं, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी पे। ट्रायंगल लॉ से हम 2 चीज लिखना चाहते हैं। ट्रायंगल लॉ से, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, क्या सबको तैयार है? वेक्टर P प्लस वेक्टर S जो है वो Q वेक्टर के बराबर होगा। बोलो सही है? यस सर। सब कोई ट्रायंगल पे देखो, कौन सा ट्रायंगल जो P, S और Q तीनों को मिला के बनता है। P, S और Q। P और S एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में, जहां हेड है वहीं दूसरे का टेल है, और Q अपोजिट ऑर्डर में है। तो क्या P प्लस S वेक्टर Q के बराबर होगा? बोलो बोलो। क्या आप लोग भूल गए जी? भूल गए? आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। क्या ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक, अब जरा बताओ, कोई बताएगा यहाँ से आर वेक्टर क्या है? यूज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ गए, क्या हम लोग आर वेक्टर को लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर? अभी आप क्षण भर के लिए Yes, sir. ना देखें, अभी आप क्षण भर के लिए सब कोई एस को ना देखें। जब आप एस को नहीं देखिएगा, जब आप एस को नहीं देखिएगा
आपको एक पैरेललोग्राम दिखेगा जिसका एक Q है एक P है, उनके बीच का एक एंगल है और R उसका रिजल्टेंट है। तो क्या रिजल्टेंट को लिख सकते हैं P प्लस Q? ठीक है, चलिए अब हम जो बोल रहे हैं वो समझो, ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, यहां से S वेक्टर को निकालिए। जब आप S को निकालेंगे तो आप देखेंगे Q में से P माइनस हो रहा है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन पे आप चेक करना स्टार्ट कीजिए। ए ऑप्शन का LHS, ए ऑप्शन का LHS क्या है? तो ए ऑप्शन का LHS है Q। ए ऑप्शन का RHS क्या है? तो RHS में है R के जगह पे P प्लस Q और S के जगह पे Q माइनस P। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो P कट जाएगा लेकिन 2Q बचेगा ना। तो क्या LHS और RHS ए ऑप्शन में सेम आ रहा है? बोलो बोलो, LHS और RHS ए ऑप्शन में मेरा सेम आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? तुम लोग का आवाज आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो हम पूछे कि क्या मेरा LHS और RHS ए ऑप्शन में सेम आया या डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट है, ठीक है। तो LHS और RHS मेरा डिफरेंट आया, सो ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, ए नहीं होगा। अब देखो R क्या लिखा है? P प्लस Q। हाँ भाई, P प्लस Q, ये मेरा B वाला आंसर करेक्ट है। फिर R देखो, R लिखा क्या? P प्लस S। R जरा इस C ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं, C वाले ऑप्शन को हम चेक करेंगे। हम जब इस C ऑप्शन को चेक करेंगे तो मेरा LHS है R और मेरे RHS में क्या है? मेरे RHS में लिखा है P वेक्टर प्लस S वेक्टर के जगह पे यहां से वैल्यू पुट करेंगे Q माइनस P। तो ये P कट गया, केवल Q बच गया। तो ऑब्वियसली LHS और RHS सेम नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी तरह D को भी आप चेक कर लीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है। तो आपका काम क्या था? हम बोल रहे हैं आपका कहाँ काम है जिसमें आपको फोकस रहना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के थ्रू निकल रहे हैं, सो बी केयरफुल। एक बार आपको यहाँ ट्रायंगल लॉ देखना था और S का वैल्यू निकालना था, ट्रायंगल लॉ से S का, ठीक है। और फिर एक बार आपको पैरेललोग्राम लगा के देखना था, पैरेललोग्राम पे P देखना था, Q देखना था और ये R देखना था पैरेललोग्राम से, फिर R निकालना था। हम लोग क्या किए हैं, पहले S निकाले हैं एक जगह यहाँ पर। ऑप्शन डी तो सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी सही आ रहा है सर। Q माइनस P का वैल्यू S है और हाँ, LHS बिल्कुल में सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डी वाला भी सही है, एकदम सही। तो ऐसे करके आपको सोचना था, आपको ट्रायंगल लॉ भी लगाना था, आपको पैरेललोग्राम लॉ भी लगाना था। आपको पैरेललोग्राम लॉ लगा के R लिखना था, आपको ट्रायंगल लॉ लगा के S लिखना था और उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं चेक करके देखना, ठीक है। तो ये आपको, हम आपको अभी कुछ एग्जांपल्स हम खुद बता रहे हैं। कारण ये है कि आपको शुरुआती दौर में न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना वो आपको समझना होगा और फिर आपको घर में क्या करना चाहिए, हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार देख के बनाओ, एक बार बिना देखे बनाओ, कुछ गलत होगा फिर ठीक करो, फिर बनाओ, फिर ठीक करो, फिर बनाओ, ये तरीका लाना होगा। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल का क्वालिटी डेवलप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल का क्वालिटी डेवलप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो देखिए आपके आंसर में भी लिखा है बी और डी दोनों होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लिखा है 2 वेक्टर्स ऑफ 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक का 10 यूनिट और एक का 5 यूनिट, मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर मान लो p² + q² + 2
पी क्यू कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। आप वैल्यू पुट कर दिए रूट अंडर पी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2, पी का वैल्यू हो गया हम लोगों का 10, क्यू का वैल्यू हो गया हम लोगों का 5, उसके बाद cos 120 का वैल्यू हो गया -1/2। फिर से देखो 90 से बड़ा एंगल आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब कोई बोले कि नहीं सर हमको डायरेक्शन भी बता दीजिए, तो डायरेक्शन अगर आपको जानना है तो आपको यूज करना है tan अल्फा इज इक्वल्स टू, जरा रुको ऊपर देखो, बोलो तो आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ निकालना है, क्वेश्चन देख लो, 10 मैग्नीट्यूड के साथ या 5 के साथ? 10 के साथ। 10 के साथ, तो 10 को रखना P, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। क्या तुमको वो बारीकी का बात समझ में आ रहा है कि हम जब मानेंगे कि P 10 है तो हम P को अकेले रखेंगे? क्या लिखा क्या लिखा? ये P को अकेले रखेंगे, P इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा। तो देखो जी, जो आपको लास्ट डे पढ़ाया गया था, अगर आप लास्ट डे का क्लास याद करके बैठे हैं, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ एंगल बनाता है, अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ एंगल बनाता है तो फॉर्मूला ये होगा। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन बोला कि 10 के साथ एंगल निकालिए, हम 10 को P मान लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके सामने पुट किए। क्या हम लोग लास्ट इसको करके रखे थे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो 10 का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना है? 5 है, साइन 120 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस Q का वैल्यू 5 cos 120। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका एंगल में डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, देखिए हम अभी बहुत कुछ नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस सेक्शन का न्यूमेरिकल्स आपके पास कैसे रहे। अभी हम आपको 2 वेक्टर दे रहे हैं, और वेक्टर जब दे रहे हैं तो आप उस वेक्टर को समझिए। वेक्टर आपको कैसे दिया जा रहा है? वेक्टर आपको दिया जा रहा है, देखो 4 न्यूटन 4√2 न्यूटन, कहने का मतलब फोर्स, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ये वेक्टर अलग अलग तरीके से मिलेगा। तो आपको है ना इस तरीके के पूरे कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है, न्यूमेरिकल्स को धीरे धीरे सॉल्व करना है। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, बिना फॉर्मूला के आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसको आप लोअर क्लास का क्लास मत समझिएगा, वो गलती मत कीजिएगा। हर दिन जब आप बैठिए, पीछे वाला सारा चीज पढ़ के बैठिए। अगर कोई लास्ट डे का क्लास पैरेललोग्राम का बढ़िया से कंप्लीट करके आ जाए, ये जो लास्ट डे आपको पढ़ाया गया था, इसमें बहुत सारा चीज आपको बताया गया, आपको नोट्स भेजा गया, तभी ये देखो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं आज कैसे यूज आ रहा है, ये लगातार फटाफट यूज होते जा रहा है ये वाला, ठीक है। कैसे हम लोग आज पूरे न्यूमेरिकल में देख रहे हैं इसका और इसका कितना ज्यादा यूज है। तो आपको ये सब चीज एकदम याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स में धीरे धीरे करके है ना अपना ग्रिप बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज था, 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने हो गया, अब आप देख लीजिएगा। चलिए अच्छा बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी एक स्केलर के साथ, क्या बोले? बड़ा कर दीजिए ना सर, बड़ा कर दीजिए। अभी ठीक है? यस सर। ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी एक स्केलर के साथ हम लोगों को करना है। किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को किसी स्केलर के साथ करना है, ठीक है। अभी देखिए, जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, मान लो हम लोग के पास एक वेक्टर ए है और के एक स्केलर है। हम लोग के पास एक वेक्टर ए है और के एक स्केलर है। जब आप इस के स्केलर को इस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इस के स्केलर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा,
ठीक है, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ दो चीज होता है, हाँ सर, सर थोड़ा सा क्लास में है सर, हम फ्री होके कॉल करेंगे। तो हम बोले कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अराइज करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से। हो सकता है कि आप जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है, और हो सकता है जिस नंबर से आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो निगेटिव हो। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो भाई, जब आप किसी वेक्टर को, मान लीजिए जैसे ए वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 3 से मल्टीप्लाई, 3 नीचे दिया हुआ है, तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये तुमको बताएगा कि डायरेक्शन सेम रहेगा, बस मैग्नीट्यूड जो है हमारे बी का, मैग्नीट्यूड जो हमारे बी का है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का 3 टाइम्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया? जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम ही रहता है, केवल मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप उसी को किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए जैसे हम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिए -2 के साथ, जब आप जब हम a को -2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां से ये माइनस साइन क्या बताया, जरा गौर करना, बहुत अच्छे से समझना। निगेटिव बताया कि जो डायरेक्शन है हमारे c का इज अपोजिट ऑफ वेक्टर a, वो a वेक्टर के उल्टा है। हाँ, जो हमारे c का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a का दुगना है। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, लेकिन निगेटिव साइन बता रहा है कि उसका डायरेक्शन उल्टा है। निगेटिव साइन बता रहा है कि उसका डायरेक्शन उल्टा है। आई होप सो आपको बात समझ में आई। जरा इस फिगर पे सब कोई गौर करना, इस फिगर पे गौर करना, हम कुछ हाईलाइट करेंगे, बी केयरफुल और उसको ध्यान से देखना। मेरा ओरिजिनल वेक्टर है ए, मेरा ओरिजिनल वेक्टर है ए। अब हम उस ए को 3 से मल्टीप्लाई किए तो जो मेरा नया वेक्टर बनके तैयार हुआ उसका डायरेक्शन वही है जो हमारे ए वेक्टर का था। अगर ए वेक्टर राइट की तरफ डायरेक्टेड था तो 3a वेक्टर भी राइट की तरफ है, लेकिन उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स हो गया। बोलो सही है? यस सर। अगर हम लोग उसी a को मल्टीप्लाई कर दे -1.5 से, -1.5, तो जो भी मेरे a का डायरेक्शन था, नया वेक्टर जो है वो उसके अपोजिट में होगा, नया वेक्टर उसके अपोजिट में होगा और मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा कंपैरिजन टू a। तो जब कभी भी आपका k मल्टीप्लाई हो तो आपको देखना पड़ता है कि k पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर k पॉजिटिव है तो नए वेक्टर का डायरेक्शन पुराने वेक्टर के डायरेक्शन के साथ सेम होता है, और अगर k निगेटिव है तो नए वेक्टर का डायरेक्शन पुराने वेक्टर के अपोजिट में होता है। अब k अगर 1 से बड़ा है तो जो नया वेक्टर होगा वो पुराने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अगर k 1 से छोटा है, जैसे हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो नया वेक्टर है वो हमारे पुराने वेक्टर से छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा बात। अभी जरा देखना, हम फटाफट कुछ लिख रहे हैं, तुम तुरंत तुरंत आंसर देना। हम फटाफट कुछ लिख रहे हैं, तुम तुरंत तुरंत आंसर देना। सब कोई केयरफुली एक एक एग्जाम्पल पे काम करो। मान लो मेरे पास एक p वेक्टर है और p वेक्टर कितना है भाई? p वेक्टर है 6 यूनिट और ये है अलोंग ईस्ट। p वेक्टर है 6 यूनिट और ये है अलोंग ईस्ट। अब हम लिखना चाहते हैं, पहला ऑप्शन देखना मेरा, हम q वेक्टर लिखना चाहते हैं 2p। बोलो इस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर 12। कस के q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो।
12 सर 2 12 सही है। तो अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये 12 है। अच्छा, क्यू वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट towards east. ईस्ट। वेरी गुड, East. ईस्ट ही है, बिल्कुल सही। अब चलो एक नया वेक्टर हम लिखते हैं, मेरा नाम है नए वेक्टर का m, और ये कितना है? ये है हम लोगों का 1/2 ऑफ p वेक्टर। तो बताओ जरा m वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? Sir, 3. और डायरेक्शन क्या है? Sir, east. हाँ, वेरी गुड। अब तैयार हो जाइए, जरा सी बता दीजिए हमको, सी एग्जाम्पल। मान लीजिए हम एक नया वेक्टर लिखना चाहते हैं, नाम है r, और ये है -1/3 ऑफ p। तो बताओ मेरे r का मैग्नीट्यूड बोलो। 2 Sir, -2. ना ना, केवल टू, मैग्नीट्यूड इज ओनली 2। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन ऑफ r। Sir, west. वेस्ट बस ये चीज आपको सिखाया गया है, सो बी केयरफुल, ओके। ये सब छोटा छोटा चीज देखो, आप पैरेललोग्राम जो बड़ा चीज पढ़े उसके पहले देखे थे छोटा छोटा कितना टर्म आया था, तो जब वो सीख गए तब आप पैरेललोग्राम सीख गए। उसी तरह फिर से छोटा छोटा कुछ स्टार्ट हुआ है, सो बी केयरफुल, आगे एक बड़ा चीज आने वाला है। तो ये चीज हो गया भाई, चलो बढ़िया है। अब देखो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, हम तो शुरुआत क्लास से आपको एक चीज बोले, शायद आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देना। ठीक है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। हाँ, चलिए थोड़ा सोच के बताइए, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एक्चुअली कुछ होता ही नहीं। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या है, देखो जरा, हम कुछ अलग से बताते फिर आपको मेन फिगर पे ले चलेंगे। जरा गौर करना, अगर हम तुमसे बोले कि देखो जी हमारे पास ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो जब आप ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं तो ए प्लस बी होता है। लेकिन अगर आपका ये ए वेक्टर है तो क्या हम इसको अगर बी के तरफ दिखाएंगे तो क्या ये माइनस बी वेक्टर होगा? और जब हम तुमसे बोलेंगे कि ए का एडिशन करो माइनस बी के साथ, तो क्या ये वैल्यू हम लोगों का ए माइनस बी आएगा? तो ध्यान रखना कि वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है एक ही चीज। अगर आप ए वेक्टर को बी के साथ जोड़ते हैं तो ए प्लस बी आता है, लेकिन अगर आप ए वेक्टर को बी के अपोजिट के साथ जोड़ते हैं तो ए माइनस बी आता है। Subtraction of two vector is nothing else but simply the addition of one vector in the reverse direction of the other vector. दो वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन कुछ और नहीं। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अभी आ रहा आवाज? क्या यस सर, वॉइस क्लियर। सबको आवाज क्लियर है? यस ठीक है। दो वेक्टर के बीच का जो सब्सट्रैक्शन है वो कुछ और नहीं होता, वो सिंपल है ना, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के साथ एडिशन होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के साथ है। सर इतना क्या बोला जा रहा है? एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल। जरा गौर करना इस फिगर पे, सबको ही गौर। देखो भाई, हम यहाँ पे एक फिगर दिखाएं, आप क्या करें ना, यहाँ से ए को आगे बढ़ा लें। मेरे फिगर को ध्यान से समझते चलना, हम इसको और बड़ा करते हैं, हम लोग इस पर फोकस रहते हैं। फिगर बनाते जाएंगे, कहीं दिक्कत होगा बोलते जाना। ये मान लो मेरे पास है ए वेक्टर, तुम देख ही रहा है ए वेक्टर। अब देखो, ए और बी को पकड़ो, इन दोनों का बनाओ एक पैरेललोग्राम। ए और बी को पकड़ो और इन दोनों का बनाओ एक पैरेललोग्राम। तो जो तुम ये देख रहा है ना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कुछ और नहीं है, वो ए और बी का एडिशन आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, अब क्या कर, अब एक छोटा सा काम क्या करना है कि आपको इस बी को करना है निगेटिव। बी जो ऊपर था ना, बी जो ऊपर था उसको कर देना है निगेटिव। ठीक है, ये अभी हो गया, ये हो गया हम लोगों का माइनस बी। बोलो सही है?
यस सर। अब आपके पास कौन बचा? अब आपके पास हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग सबका ध्यान वहां होना चाहिए, हम किसी को हाईलाइट करने जा रहे हैं, आप सबका ध्यान केवल उसी दो पे होना चाहिए। एक इस पे होना चाहिए और एक इस पे होना चाहिए। बस आप इन्हीं दोनों पे ध्यान लगाएंगे सबको ही, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं दोनों पे ध्यान लगाना है। बताओ हॉरिजेंटल एक्स के पॉजिटिव की तरफ कौन है? उसको किस नाम से जान रहा है तुम लोग? ए वेक्टर जान रहा है? यस सर। और क्या ये वाला माइनस बी अब लिखा जाए? बोलो माइनस लगा दिया जाए नीचे की तरफ। यस सर। Yes, sir. अब क्या करो, ए को लेके और इस माइनस बी को लेके बना दो एक पैरेललोग्राम। बन रहा है एक पैरेललोग्राम, दिख रहा है एक पैरेललोग्राम। और इस Yes, sir. पैरेललोग्राम का डायगोनल ले लो, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ले लो। पता है ये क्या आया? ये आया ए का एडिशन आया माइनस बी के साथ, और इसी को तुम लिखेगा a माइनस बी। तो क्या हम बोल दे कि ये हम लोग का वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आ गया आपके पास? Yes, Yes. sir. तो क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में जो चला? अभी देखने में लगता है कितना बड़ा हाई फाई बात हो रहा है, कुछ हुआ नहीं। ए का एडिशन हुआ बी के अपोजिट डायरेक्शन के साथ। बोलो यही हुआ ना? ए का एडिशन हुआ बी के अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो जब आप ए को बी के अपोजिट डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो लगेगा कि ए माइनस बी कर रहे हैं और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। अब जो हम पूछ रहे हैं बड़ा फटाफट आंसर देना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। थीटा है। और ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। So 180 minus theta. है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? तो अब जरा हम जो लिख रहे हैं उस पे भी थोड़ा केयरफुली सबको दिमाग रखना, और दिमाग खुला रखना, दिमाग खुला रखना, दिमाग खुला रखना। देख भाई, हम लोग जो पढ़े थे एडिशन रिजल्टेंट, हम लोग पढ़े थे एडिशन रिजल्टेंट। क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे R इज इक्वल्स टू A प्लस बी। और जब आप R इक्वल्स टू A प्लस बी किए तो R का जब आप मॉड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, देन इट कम्स टू बी रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आई होप सो आपको रिमेम्बर होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे No. सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट, आप पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट, आप पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट, तो आप सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट लिखिएगा a माइनस बी। तो चलो अगर इस सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो हम लिखेंगे रूट अंडर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, लेकिन एंगल लेंगे ए और माइनस बी के बीच, वही जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था सर, 180 माइनस थीटा। बोलो समझा? Yes, sir. Yes, sir. सब कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, लेकिन एंगल लेंगे वही जो हमारे ए और माइनस बी के बीच का है। ए और माइनस बी के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। तो बताओ भाई, कोई तुम में से जानता होगा कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? नहीं जानते? नहीं Sin भाई, theta. हम समझ गए हैं कि हमको ये भी पढ़ाना है। cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है। तो जरा गौर करो, जरा गौर करो, जरा गौर करो। क्या हम सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा सीधा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ले सकते हैं? Yes, sir. तो सबको यह फोकस रहिए, हम जहां बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। दो मैग्नीट्यूड को आपको याद रखना है। एक किसको याद रखना है? एक एडिशन रिजल्टेंट, वो आप कल ही से पिछले ही दिन से पढ़ते आ रहे हैं, वो था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या था? प्लस 2ab cos थीटा। और सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी को? कोई डाउट है बोल दो फटाक से, पूछ लो फटाक से, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सर यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो सर वहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होगा? रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई और रुक जा भाई, ठीक है? अभी हम 2 मिनट पहले बात किए थे, आप बोले थे कोई निगेटिव मैग्नीट्यूड, हम बोले थे गलती मत करना। देखे यहाँ पे हम बोले देखो भाई माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो भाई प्लस ना, यस सर। मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं ना। हाँ
नो सर। वेक्टर में माइनस का मतलब बस ये था कि हाँ भाई सर P था ईस्ट में, तो यहाँ हो गया माइनस। ये देखो ये माइनस लिखा है, तुमको पता चल रहा है, वेस्ट माइनस लिखा है, यस सर। ठीक है ना। अब समझ गया ना कि वहां माइनस क्यों नहीं हुआ। यस सर, समझ गए। केवल एंगल पे ध्यान देना है, cos पाई माइनस थीटा पे ध्यान देना है। cos पाई माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिख दिए। क्या आप दोनों को, आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया, भली भांति दिमाग में गया ये दोनों फॉर्मूला, एडिशन रिजल्टेंट एंड सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट। यस सर। Yes, sir. चलिए बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग एक बार फिर से बोल दीजिए, अगर दो वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है। √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। सही है। और दो वेक्टर के बीच का अगर सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट निकालना है तो वैल्यू क्या है। √p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे चीज को है ना लेके आपको आगे प्रोसेस करना है। वेरी वेरी गुड। आपको दिमाग में रहना चाहिए, हर कोई जरूर है ना बात को समझने का कोशिश करना है। अगर नहीं समझ में आए तो बोल के हमसे पूछ लेना है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा है, वही डेरिवेशन जो हम ऊपर कर दिए हैं वो डेरिवेशन लिखा है। तो देखो भाई मैग्नीट्यूड आपका एस का ये आया, वो हम कर चुके हैं। और जब आप इसका डायरेक्शन निकालने जाइएगा तो आप वही डायरेक्शन वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे जो आपको पढ़ा दिया गया है, बस जहां थीटा था वहां पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन 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 आपके पास देखिए, फाइनली हर टॉपिक के बाद आपके पास न्यूमेरिकल, यही फिजिक्स पढ़ने का थीम, हर टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक न्यूमेरिकल। अब हम है ना जनरल क्लास में आपके पास एक दो एग्जांपल देते हैं, लेकिन आपका काम होता है कि जब हम लोग इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं तो आप है ना घर में भी बुक्स को है ना पढ़ते रहें। आपके पास डीपीपी है, उसमें है ना कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते जाएं। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो सारा क्वेश्चन बनाए। देखो चैप्टर, देखो होता क्या है ना कि आपके डीपीपी में टॉपिक वाइज टॉपिक कंसंट्रेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मिक्सअप भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े हैं तो आप चैप्टर के एंड होने का इंतजार करें, पूरा बनाएं, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो सारा का सारा डाउट जो भी नहीं हुआ है वो सब हमसे पूछ लें। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। पढ़ते पढ़ते कहां कहां ध्यान देना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि इसको भी बड़ा करें। सर दिख रहा है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 है टू ईच अदर। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। एक आपको सम का मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा आपको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स निकालना चाहते हैं तो पता है हम इसको आपको अब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। सम ऑफ वेक्टर a प्लस बी है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला आप सीधा पुट करेंगे, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यू लिख लीजिएगा। और दूसरा क्या है हम लोगों को, दूसरा हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हम लोग को फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच के डिफरेंस का, वेक्टर्स के बीच के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब आपको s का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या मेरा लाइन समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो s का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 60 डिग्री, माइनस 2ab cos 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर cos 60 का वैल्यू आता होगा आपको। यस सर। कितना Yes, होता sir. है, 1/2. Sir, 1/2. 1/2। 1/2 होता है। जस्ट आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है।
तो ये तरीका है भाई सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, एग्जाम्पल एग्जाम्पल और एग्जाम्पल। लिखा है इट इज गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब बताओ ये c उसका सम का रिजल्टेंट है या डिफरेंस का रिजल्टेंट है? सम का। सम का Sir, रिजल्ट, सम का रिजल्टेंट, सम का रिजल्टेंट है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये सम रिजल्टेंट है। और लिखा है ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए जो है वो बी पे परपेंडिकुलर भी है। मतलब आपको इनके बीच का थीटा भी पता चल गया। पता चल रहा है आपको? थीटा पता चल गया। देख रहे डाटा कैसे दे रहा है? पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीधा लिख दिया था कि थीटा 60 लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा छिपा छिपा के डाटा दे रहा है, थोड़ा डीप जा रहा है, क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है। ए परपेंडिकुलर ऑन बी तो थीटा 90, और ए और बी, ए और सी दे दिया, ए दे दिया और सी दे दिया, बोला कि बी निकालिए और एंगल निकालिए सी और ए के बीच। तो पहले क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे सम का रिजल्टेंट के लिए c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 पुट कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। yes sir, तो c के Yes, जगह sir. पे 20 लिख दिए, yes a sir, के जगह पे कितना लिख दिए, a के जगह पे कितना लिख दिए, 10 लिख दिए। b तो हमको निकालना था, कोई हमको cos 90 का वैल्यू बता रहा है क्या? 0। 0 होगा, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। क्या सॉल्व करके आप b निकाल लेंगे? यस। ठीक, b निकल गया। अब हमको c और a के बीच एंगल निकालना है। बोलो c और a के बीच एंगल निकालना मतलब क्या निकालना है? क्या ये tan अल्फा निकालना है? yes sir, तो अब हम लोग tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करें। tan अल्फा इज इक्वल टू, याद रखना याद रखना याद रखना, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। एक हम ये लिख दिए और फिर हम एक और लिखते, तुम हमको बताना कि सर इस क्वेश्चन में कौन सही होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा बाई b प्लस a कॉस थीटा। तुम बताओ कौन सही है दोनों में और क्यों है? तो फर्स्ट सर नेक्स्ट वाला सही है एक के साथ एक। फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? सर। सेकंड। क्यों सेकंड सही है? सर एंगल बी के साथ बना रहे तो सर बी में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं रहता है। नहीं, वहां क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। तुम देख रहा सी और ए के बीच एंगल चाहिए, सी और ए के बीच एंगल चाहिए, मतलब रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल चाहिए। क्या जी ठीक बोल रहे हैं ना? सी और ए के बीच Yes, एंगल sir. चाहिए। yes sir, तो सी और ए के बीच एंगल चाहिए, इसका मतलब ये वाला सही है। कारण yes sir, एंगल निकलेगा इससे सी और ए के बीच। अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो एंगल मिल जाएगा सी और बी के बीच, लेकिन सी और बी थोड़ी ना पूछा है। क्या बोलते हो? इसलिए हम लोग को Yes, सोच समझ के फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि कब किसके साथ एंगल पूछा है। पूछा ही है सी और ए के बीच, सी और ए के बीच एंगल निकालिए। तो देख रहे डाटा को समझिए। कोई तुमको इस बार नहीं बोला कि रिजल्टेंट निकालो, बोला ए प्लस बी इक्वल टू सी होगा। तो ए प्लस बी अगर सी है तो सम का रिजल्टेंट है, तो सम का रिजल्टेंट है। बोला ए परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब थीटा 90 है। और फिर बोला सी और ए के बीच एंगल निकालो, मतलब रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल निकालो। देख रहा कैसे डिकोडिंग करना पड़ता अपने से न्यूमेरिकल्स को, समझ में आ रहा? yes sir, yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, इट इज गिवन दैट a माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो सी क्या था? सी क्या था? a माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो सी क्या था? सम रिजल्टेंट था कि डिफरेंस रिजल्टेंट था? sir, difference result, डिफरेंस था। तो उस समय सी का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते? sir, Root under root a square plus b square minus 2ab cos theta, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यूज करते। तो क्वेश्चन को समझिए, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, ठीक है।
चलो यस सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है. लिखा है टू वेक्टर्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो जाता है। लिखा है कि देखो A and B are drawn from a common point and C equals to A plus B। तो जरा देख के बताना कि C एडिशन रिजल्टेंट है या सब्सट्रैक्शन। हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो C को क्या बोलता है, एडिशन रिजल्टेंट या सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट? Addition resultant. एडिशन रिजल्टेंट। तो एडिशन रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी तुरंत दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि सर ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos होता है, 2ab cos थीटा होता है। सही जा रहे हैं ना? Yes, sir. तुरंत ऐसे दिमाग का। अब तुमको 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कौन सही कौन गलत है, तुमको बताना है। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है, बस सोच सोच के बताना है। अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90, तो क्या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा? देखो तो cos थीटा 90 पुट करके। यस सर। हाँ होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अगर मेरा सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 90। इमेजिन करो, सोच के बताओ, क्या ऐसा होगा कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो तो एंगल 90 से बड़ा होगा? देखिए हम आपको है ना यहाँ Yes, फिगर sir. से है, हम आपको कुछ फिगर से हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा हम इसको रहने ही नहीं देंगे कि आप कंफ्यूज हो। देखिए हम आपके सामने 3-4 जनरल फिगर बनाते हैं, जरा गौर कीजिए। मान लीजिए ये वेक्टर ए का फिगर है, ये वेक्टर बी का फिगर, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर है। ठीक है, इसमें देखो अगर थीटा 0 है तो क्या हम लोग ये कर रखे हैं कि सी जो है वो ए प्लस बी है? अगर थीटा 90 है तो क्या हम लोग ये पहले से कर रखे हैं कि ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? सब हम लोग लास्ट कर रखे हैं। तीसरा, अगर ये थीटा 180 है तो क्या हम लोग कर रखे हैं कि सी इज इक्वल टू ए माइनस बी है? अब हम इसमें एक दो और एडिशनल चीज आपको बताना चाहेंगे। अगर ये 0 से लेके थीटा 90 तक है, 0 से लेके थीटा 90 तक है, तो याद रखना कि जो मेरा c का स्क्वायर होगा ना, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। और अगर आप 90 से लेके 180 के बीच थीटा रखते हैं, तो जो हम लोगों का सी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा। बात समझ गए? होता क्या है ना, होता क्या है, हम आपको फिगर में, हम अपने हाथ से है ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। थोड़ा केयरफुली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हमारा दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है तो इनका रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम। जब मेरा दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम। अब जैसे जैसे आप इनके बीच का एंगल बढ़ाते जाते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और जब वेक्टर ऐसे अपोजिट में हो जाता है, अपोजिट में, समझ रहे हैं ना, दोनों अपोजिट में, तो उस समय रिजल्टेंट होता है मिनिमम, सबसे कम। अब देखो यहां है a प्लस बी, ठीक है, यहाँ a प्लस बी है, थीटा 0 है। और जब 90 पे है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो जब थीटा आप 90 और 0 के बीच रखिएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा ही ना होगा?
बोलो। Yes, sir. वेक्टर्स वेक्टर्स के बीच का अगर आप एंगल इंक्रीज करते हैं, वेक्टर्स के बीच का अगर आप एंगल इंक्रीज करते हैं तो ये ध्यान रखना कि उनका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता है। इफ थीटा बिटवीन two vectors increases, comma, magnitude of resultant decreases। अगर कोई बोले कि दो वेक्टर 30 डिग्री एंगल पे है और दो वेक्टर 50 डिग्री एंगल पे है, तो बताओ किस केस में ज्यादा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो जैसे जैसे 0 से आप 180 तक चलते हैं, हम 180 के बाद का बात नहीं कर रहे हैं, जब आप 0 से 180 तक चलते हैं तो जैसे जैसे उनके बीच का आप एंगल बढ़ाइएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट कोई भूलना मत। जरा देख लो ऊपर, बताओ ए बी सी डी कौन सही? बोलते जाओ। ए तो सही हो गया, चलो बोलो बी सही है या गलत? सही है। सही है सही है सर। बी सही है, बोलो सी सही है या गलत? सही है। सब गलत है। सही है सी भी सही सही है, सी भी सही है। देख रहे हैं आप? सर, चारों सही है। हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है और यहाँ 0 से 90 है। 0 से 90 में ये सी स्क्वायर बड़ा होगा ना, और जब आप 180 रखते हैं तो ए माइनस बी होगा ना, तो चारों का Yes. चारों सही। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस। तो वेक्टर, वेक्टर एंड वेक्टर। चलिए भाई, ये था आपके पास कुछ कुछ। हम आपको एक बार शॉर्टकट में हम सबको दिखा देना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आप क्या क्या पढ़े अभी। ये देखिए, आप अभी ये इलिस्ट्रेशन किए, उसके पीछे आप ये एग्जाम्पल किए, फिर ये एग्जाम्पल था, फिर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का, बेहतरीन एग्जाम्पल था। उसके पीछे हम लोग है ना वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किए, उसका क्या इफेक्ट होता है, कब उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है और कब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे फर्क पड़ता है। अगर वेक्टर, सुन लेना, हम यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं, अगर वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड बदला या फिर डायरेक्शन बदला या दोनों बदला? मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड बदला। और अगर किसी वेक्टर को -5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बदला? सर दोनों। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वेरी वेरी गुड। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीखे कि कैसे बहुत सारा रिलेशंस तैयार करते हैं। आप यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के पढ़ाई किए हैं, कहने का मतलब आपको याद होगा यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा गया था। बोलो क्यों लिखा गया था? सर अगर रिजल्टेंट वेक्टर और एक परपेंडिकुलर। ये रेड वाला बहुत काम का चीज है, ये रेड वाला बहुत काम का चीज है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट पी पे, तो cos थीटा इज -p/q। फिर उसके बाद ये सब एग्जांपल्स था जो हम लोग लास्ट पैरेललोग्राम पढ़े थे, उसके बेसिस पे बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो था। तो आज के क्लास में यहाँ तक अभी हुआ है। अभी हम लोग एक छोटा और टॉपिक में आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं, नाम है यूनिट वेक्टर। अच्छा, किसी वेक्टर के नाम में अगर यूनिट लगा है, यूनिट वेक्टर, तो तुम क्या लॉजिकल मीनिंग उसका निकालता है? बता दो फटाक से, लॉजिकल मीनिंग बताओ, फिर तो आगे पढ़ाई होगा ही, मेरा काम है। देखिए भाई, नाम है यूनिट वेक्टर, आगे का रास्ता हम लोग इसी के साथ तय करेंगे। नाम है यूनिट वेक्टर, आगे का रास्ता आप इसी के साथ तय करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। जैसे आपका कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, 1 होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जाने बगैर आप लिख दीजिए 1 होगा। अगर हम बोल दे कि देखो जी एक यूनिट वेक्टर है, तो अब हमको जरूरत नहीं है उसका मैग्नीट्यूड बताने का, बोल दीजिए 1 होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और जो किसी खास डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 1 यूनिट।
मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट एंड हैव सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, कस के बोलो, 1 1 यूनिट, और जिसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो, हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, जरा गौर से देखना और समझना, बाद में ऊपर आएंगे फिर हम आपको चीज दिखाएंगे। अभी आप पहले एक चीज समझिए यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए आपके पास P एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। आपके पास P एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और उसका डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। अब जरा बोलना, जब हम इस P वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हम 10 यूनिट जो उसका मैग्नीट्यूड था और उसके पास डायरेक्शन था ईस्ट की तरफ, इस पूरे चीज को 10 से डिवाइड कर दे? यस। तो क्या मेरा 10 से 10 कट के मैग्नीट्यूड के जगह पे 1 आ गया? तो हम लोग ऐसा बोलेंगे क्या कि P वेक्टर में अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मेरे पास एक वेक्टर तो बचता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा और इसके पास वही डायरेक्शन होगा जो हमारे ओरिजिनल या पेरेंट वेक्टर P का था। बोलो सही है? यस सर। यस। ठीक है, P एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 10 यूनिट और उसका एक डायरेक्शन था ईस्ट की तरफ। तो P वेक्टर में अगर हम P वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर बनके तैयार होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा और जिसके पास एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो एक चीज बताते, एकदम सिंपल। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक P वेक्टर, भाई इसका डायरेक्शन तो चल तुम बता दिया है ईस्ट की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। तो एक हम सिंपल बात बोलेंगे, तो क्या हम इसको 10 छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं? यस। ठीक है, अब हम एक इधर ऐसा छोटा सा एक वेक्टर बना, एकदम छोटा सा ऐसा ये वेक्टर, तो क्या बोलता है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है यस। और क्या इसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिधर P था? तो ये कहलाता है P का, ये कहलाता है P का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है कि उसको एक टोपी पहना दो। क्या कर दो? उसको एक टोपी पहना दो। वेक्टर के दिखाने का तरीका क्या था? उसके सर पे एक एरो डाल दो। और यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है कि उसके सर पे एक टोपी पहना दो। ठीक है, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में दिखाना है, बस उसको टोपी पहना दो। टोपी पहनाना जानता है? ठीक है, जैसे ए के ऊपर एरो ऐसे दे दिया तो ये हो गया ए को टोपी पहनाना, कहने का मतलब ए का यूनिट वेक्टर। अगर तुम बोलेगा सर बी का यूनिट वेक्टर बी कैप, सी का यूनिट वेक्टर सी कैप, डी का यूनिट वेक्टर डी कैप, ई का यूनिट वेक्टर ई कैप, जिसका यूनिट वेक्टर लिखना लिखिए, उस पर कैप लगा दीजिए। बस देखने वाला खुद समझ जाएगा कि आप यूनिट वेक्टर लिखे हैं या यूनिट वेक्टर बोलना चाहते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, जब आप किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन वही होगा जो उसके पेरेंट वेक्टर का है। उसके पापा का जो डायरेक्शन है पेरेंट, उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे हम तुमको रैंडमली कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं। ये वेक्टर ए, तो क्या बोलता है, ए कैप इधर बना दे। यस। ये वेक्टर मान लो बी, तो क्या बोलते हैं, बी कैप इधर बना दे। यस। ठीक है, तो आप रैंडमली कोई भी डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए कोई बोला नहीं सर ये वेक्टर क्यू, तो हम बोले ठीक है भाई ये ले क्यू कैप।
तो जो हमारे पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है। पेरेंट वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आप लोगों को चलिए बोले हैं, चलिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते हैं। वैसे तो बाजार बंद है, कोविड-19 का कंडीशन चल रहा है। आज से तो अभी झारखंड में ई पास का भी जरूरत पड़ने लगा ना। आपको कोई भी काम करने के लिए निकलना है तो आपको ई पास लेके निकलना, आप लोगों को पता है ना सब कुछ। Yes, Yes. sir. तो बाहर जाते हो कि नहीं? घर में ही दिन भर कट रहा है कि बाहर घुमा घूमी हो रहा है थोड़ा कुछ? घर में सर। घर में कट रहा है सर। एकदम नहीं निकलता है। कभी कभी सर कुछ शॉपिंग वगैरह छोटा मोटा चीज के लिए निकलते हैं। अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग से बच्चों समझा, कहाँ बगल उगल में दुकान उकान में जाता होगा, सही है ना? पूरा एकदम यस सर। प्रिकॉशन लेके चलना, ठीक है? समझा, प्रिकॉशन लेके चलना। वैसे वैक्सीनेट तो हो रहा है, सब कोई पीपल धीरे धीरे वैक्सीनेट हो रहा है। देखो हम लोग के घर में भी 1-2 आदमी का नंबर लगा हुआ है। देखिए धीरे धीरे वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो रहा है। वैसे है ना, वैक्सीन का अलग अलग सब डिमांड है। कोवैक्सीन का अलग डिमांड है और कोविशील्ड का अलग डिमांड है। तुम लोग के घर में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ? यस सर, पापा लिए हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा, कोविशील्ड की कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। हाँ ठीक है। कोवैक्सीन में ज्यादा आदमी फेथ दिखा रहा है क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से हाँ, ऑफिसर। ठीक है। वैसे कोवैक्सीन में शायद है ना 1 मंथ के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं ना। कोविशील्ड में ये 4 मंथ का गैप दिया गया है शायद। यस सर। हाँ, ये भी एक रीजन है कि आदमी सोच रहा है जल्दी जल्दी प्रिकॉशन में आ जाएंगे, इसलिए कोवैक्सीन को प्रेफर भी कर रहा है। चलो ठीक। तो देखो हो क्या रहा है, जिस तरीके से आपके पास कोई भी है ना वेक्टर दिया जाए, आप उस वेक्टर में 2-3 चीज निकाल सकते हैं। वैसे कोई भी वेक्टर, पेरेंट वेक्टर कोई भी होगा तो उसका कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन जब आप यूनिट वेक्टर का नाम लेंगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा और उसका डायरेक्शन हमेशा पेरेंट की तरफ होगा। तो चलो हम ऐसा बोले कि सर कितना यूनिट वेक्टर, तो हम बोलेंगे जितना मन है ना, 1000, 2000, 5000, 20000, जितना यूनिट वेक्टर लिखना है लिख लो। तो एक वर्ड है कि सर कितना यूनिट वेक्टर हो सकता है, तो हम बोलेंगे देख भाई, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल। आप इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी वेक्टर के बगल में लिख दीजिए एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बस 1 यूनिट कर दीजिए तो वो उसका यूनिट वेक्टर। तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल, नेचर में इतना है। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, थोड़ा लॉजिकल बन के आंसर। जब आप जाते हैं कोई, मान लीजिए जैसे आप दुकानदारी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दुकान पे गए थे, तो आपको है ना वहां से घर से बोला गया 5 केजी शुगर लाने के लिए, चीनी लाने के लिए, 5 केजी चीनी लाने के लिए बोला गया। तो आप एक्चुअली 5 केजी का मतलब क्या समझते हैं? किलो। 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी, यही ना समझते हैं? यस। यस सर। 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी। तो अब जरा गौर करना। अच्छा, अगर तुमको हम बोल दे कि जाओ जी थोड़ा रोप खरीद के लाओ, रस्सी खरीद के लाओ, रस्सी, ठीक है, हमको किसी चीज को बांधना, रस्सी खरीद के लाओ, तो कितना लाएगा खरीद के, बोलो तो? सर मीटर में 1 मीटर 2 मीटर। मीटर में 1 मीटर 2 मीटर ऐसा खरीद के लाएंगे, बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या था, 2 मीटर। जब दुकान में तुम एक्सपेरिमेंट देख रहा होगा ना, कर रहा होगा, जब काम कर रहा होगा, तो एक निकाले इतना बड़ा स्टिक, बोलो सही है? उतना 1 मीटर का तुम्हारा रस्सी लिया, 2 बार इससे है ना मेजर कर दिया, बोला दुगना हो गया, ले जाओ भाई 2 मीटर हो गया तेरा, हो गया ना? यस सर। ठीक। Yes, sir. अब देख, यही चीज होता है जब हम लोग फिजिक्स में वेक्टर को लिखना चाहते हैं ना। आपको याद होगा, हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। जब आपको हम वेक्टर का एकदम फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन वाला लेना चाह रहे थे, उस दिन हम आपके सामने ये फिगर बनाए थे। आज हम फिर से उस फिगर को आपके सामने ले आए हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जरा गौर करना, जरा गौर करना और जरा गौर करना। अभी आपको पता है ना वेक्टर क्या होता है? अभी आप उसका पोलर सिस्टम समझ गए ना, कैसे आर और थीटा यूज करके ए बी बीच का एंगल थीटा यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. खत्म हो गया। अब देखो उस दिन लगा कि 15 मिनट में वेक्टर खत्म, देख भाई 2 दिन से खटे जा रहे हैं। आज हम लोग अब इधर इंटर करने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इधर जाने वाले हैं, ठीक है?
हम लोग इधर जाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं ये तरीका आपके पास आना स्टार्ट हो गया है, a प्लस बी कैसे निकालते हैं। यस सर। ठीक है, तो Yes, धीरे sir. धीरे काम हो रहा है। चलो देखो, सब ये पोलर सिस्टम हो गया अब हम लोगों का। अब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटर कर रहे हैं। तो हम लोग है ना तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट डेवलप करेंगे, हम लोग है ना कोऑर्डिनेट्स डेवलप करेंगे और उसमें मेजरमेंट का तरीका अब हम लोग खोजने जा रहे हैं कि एक्स वाई जेड को यूज करके कैसे हम लोग है ना वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो चलिए भाई अपने मेन थीम पे हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। हाँ, जरा नीचे देखो, समझ में आ जाएगा। तुरंत ऊपर फिगर देखा है, तुरंत नीचे फिगर देख लेगा। यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट्स। तो 3 कोऑर्डिनेट के अलोंग में यूनिट वेक्टर जो x के डायरेक्शन के पॉजिटिव की तरफ होता है उस यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप कहते हैं। जो y के पॉजिटिव की तरफ होता है उसको हम लोग जे कैप कहते हैं, और जो z के पॉजिटिव की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं के कैप। इज दिस क्लियर? यस सर। आई कैप क्या है बोलो तो, आई कैप क्या है बोलो तो, पूरा स्टेटमेंट वेक्टर बोलो। अलोंग द एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो भाई जे कैप क्या है, बोलो बोलो बोलो, सब कोई बोलो, कोशिश करो। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई Unit vector along the axis. यूनिट वेक्टर अलोंग Y axis. वाई Y एक्सिस। axis. y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और बताओ z कैप क्या है, मतलब k कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। Z axis. यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो अगर हम इस फिगर पे आए, अगर हम बोले कि देखो यार इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, वेक्टर ए। तो क्या हम ए को हम सिंपल वे से आपको अगर लिखना चाहें तो क्या हम ए को हम आपके लिए केवल 6 आई कैप लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 6 और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड 6 है क्योंकि आई कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6 है। और इसका आई कैप लगने से क्या आप फिक्स हो गए कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है? बोलो Yes, बोलो। Yes, sir. उसी तरह अगर कोई वेक्टर इधर हो और उसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, तो क्या हम उसको 8 जे कैप लिख दें? Yes, sir. और उसी तरह अगर कोई वेक्टर इधर हो और उसका मैग्नीट्यूड है सपोज 3.6 यूनिट, तो क्या हम उसको 3.6 के कैप लिख दें? यस। Yes, sir. तो कोई भी वेक्टर को अगर आप चाहेंगे ना तो इस तरह से आई कैप, जे कैप, के कैप की मदद से लिख सकते हैं और वो उसका वेक्टर आएगा। क्या ये फिगर आप में से किसी को याद आ रहा है? उस दिन हमसे पूछा गया था तो हम इसको ला के दिखाए थे आपको। यस। ठीक है, मान ले भाई कि कोई एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दिया है। तो एक्स कोऑर्डिनेट देने का मतलब है कि एक्स की तरफ है वो 2, तो लिख दें 2 आई कैप। वाई की तरफ है 3, तो लिख दें 3 जे कैप। और जेड की तरफ है 5, तो क्या लिख दें 5 के कैप। तो यस। उस पूरे Yes. वेक्टर को हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाए कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पी वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप सो आपको बात मेरी समझ में आ रही है। अगर इस Yes, फिगर sir. के हिसाब से जाइएगा, इस फिगर के हिसाब से जाइएगा तो ये पी वेक्टर लिखा जाएगा, ये पी वेक्टर लिखा जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। और अगर आप उस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सबको सॉल्व करो। क्या ये रूट अंडर 25, 9 और 13, क्या ये 38 आ रहा है? समझ में आया क्या?
ठीक है, समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. तो आपको Yes, हम sir. यहाँ पे लाके आज है ना छोड़ना चाहेंगे, हम इससे ज्यादा अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी इसमें बहुत काम बाकी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख लीजिए आगे, अभी बहुत कुछ है इसमें। हम लोग अभी आज यहीं तक के लिए रहेंगे, आपका बहुत सारा टॉपिक आज कवर हो गया। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि जब आप अगले दिन बैठे तो पीछे का सारा न्यूमेरिकल जितना हम आपको सॉल्व करा चुके हैं इस सीट में, हम इसको छोटा करके सारा का सारा सॉल्व प्रॉब्लम आपके सामने ले आते हैं। तो देखिए ये पीछे का जितना भी न्यूमेरिकल्स है जो हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, आप इसको कम से कम 2-2 बार 3-3 बार 2-2 बार 3-3 बार बना के बैठिएगा। नेक्स्ट डे आपसे कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब हम सॉल्व करके दे चुके थे, हमको याद है, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा चीज देख के अगले दिन बैठना है। और इस कमिंग सैटरडे को आपको नोट्स कॉपी फिर से जमा करना पड़ेगा, जैसे आप एक सैटरडे पहले किए थे, याद आया? सर सारे सब्जेक्ट्स का? हाँ, सारे का नोट्स समझ गए? तो सारा का सारा नोट कॉपी पे बढ़िया से नोट डाउन करके एकदम फेयर वेयर करके रखिएगा। सैटरडे को हम बोलेंगे पीडीएफ बना के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स या बायो जिसका भी होगा आपको भेजना पड़ेगा। समझ गए सब कोई? तो अपना अपना। अच्छा, हम एक चीज पूछ लें, एक मिनट जस्ट।